आते हैं मेन बात क्यों। जब भी हम आगे अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए हमेशा ही एक चीज होगी सामने कि डिसीजन लेना है हमने कि हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बाय करना है या सेल करना है। दो ही चीजों के ऊपर सारी ट्रेडिंग खड़ी है। अब उसी में सारी जनता कंफ्यूज हो जाती है। और कंफ्यूज होने का रीजन भी सिंपल है कि हमें ये डायरेक्शन का ही पहली बात तो नहीं पता होता कि ट्रेंड जा किस तरह रहा है। अब डायरेक्शन अगर जा रही है ऊपर तो हम सेल करते जाते हैं। अमूमन आम बंदे का ये होता है कि अगर ऊपर जा रहा है तो सेल करते जाओ, कभी तो नीचे आएगा। और अगर नीचे जा रहा है तो बाई बाय करते जाओ और एवरेज बनाते जाओ, कभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन कब जाएगा इसके बारे में एक तो पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एवरेज बनाते जाते हैं और एक लेवल पे आके प्राइस अगर रुक जाता है और हमारा पैसा भी खत्म हो जाता है, कितनी एवरेज बना लेंगे हम। नीचे जाता जाएगा, कितनी एवरेज बना लेंगे। लेकिन एवरेज बनाना इस काम के अंदर, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऑपोजिट जाने वाली बात है। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, हम यहाँ पर करने आए हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करने आए। जो एवरेज बनाने वाला पार्ट होता है वो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे के अंदर क्या करना है। जैसे गोल्ड की बात करते हैं तो पैसा लगाते जाना है, नीचे आए और पैसा डाल दिया, नीचे आए और पैसा डाल दिया। तो वो हो गई इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5-5 साल 10-10 साल की इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पर आए हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पैसा कमाने के लिए। जैसे कि एक कोई बिजनेस या प्रोफेशन होता है तो उसके अंदर हमारे को पैसा चाहिए महीने के महीने। अब उस केस में क्या किया जाए, उस केस में हम इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। हमें अलाउड नहीं है इन्वेस्टिंग करना। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शेयर्स के अंदर होती है। यहां पर हम क्या करेंगे, डेली की फ्लक्चुएशन को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, हमें एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना चाहिए। स्विंग ट्रेडर बोले तो कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम, जैसे कि स्कैल्पिंग में आपको मना करता हूं शुरू के अंदर। स्कैल्पिंग का क्या मतलब होता है, तीन टाइप के ट्रेडर जो हैं वो हम बन सकते हैं। एक होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर का मतलब हर थोड़ी देर के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव को पकड़ने की कोशिश करना और उससे ज्यादा पैसा बनाना। लेकिन स्कैल्पिंग से हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे, टाइम फ्रेम तो याद है ना आप सबको, कि अगर टाइम फ्रेम मैं चूज करूंगा 1 डे का, तो इसका मतलब सारी कैंडल स्टिक क्या होंगी, एक दिन की कैंडल स्टिक होंगी। अगर यही टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूँ 4 आवर का, तो जितनी भी कैंडल्स बनी होंगी वो 4-4 घंटे के टाइम फ्रेम को दिखाएंगी। लेकिन अगर मैं इससे भी छोटे में चला जाता हूँ, लोग शुरू में क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे हर थोड़ी देर के बाद प्रॉफिट होना चाहिए। अभी आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो, जरूरी बात करनी है इस बारे में। जी गौरव, अभी जिस बात के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या एक्सपीरियंस रखते हो वो बताओ मुझे। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ कि स्कैल्पर बनना पसंद सबको होता है ना। लेकिन स्कैल्पर बनने में क्या प्रॉब्लम आती है वो बताओ मुझे। आप एक्सपीरियंस रखते हो ना, आप बताओ मुझे। सर स्कैल्पर बनने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ओवर ट्रेड्स करने लग जाते हैं। नंबर 1। और सेकंड सर कि सर सबसे मेन तो यही है कि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। दूसरा सर कि वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स होती है, तो वहां पे ना उन चीजों को डिस्टिंग्विश करना या फिर उन पे समरी बनाना बहुत टफ हो जाता है। अभी मार्केट प्राइस किस तरफ जाएगा, बिकॉज वो हर एक सेकंड्स पे कुछ ना कुछ वो बताते ही रहता है, ऊपर जाएगा अब नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो बंदा वहाँ बहुत कंफ्यूजिंग रहता है स्टार्टिंग के अंदर। आता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि वो करने का मन क्यों करता है। एक एक आपने अभी स्टार्ट की होगी, जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट की, कब स्टार्ट की थी आपने, ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कब स्टार्ट की थी। सर एक्चुअल में मैंने वैसे ट्रेडिंग की प्रैक्टिस तो फैब में स्टार्ट की थी, बट एक्चुअल जो सही ढंग से मतलब मैंने पहले तो यूट्यूब वगैरह से नॉलेज लिया। वहाँ पे तो सर सारा कंफ्यूजिंग था, कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है। फिर सर मैंने एक आधा वैसे तो मतलब छोटे पेड कोर्स ज्वाइन किए थे जो आते हैं ना 10-15 डेज के, वैसे नॉर्मल बताते हैं। वहाँ से उन्होंने थोड़ा स्कैल्पिंग के बारे में बताया, स्विंग के बारे में तो नहीं बताया। तब मैंने एक दो फंडेड अकाउंट्स लिए थे, और सर वो 2-3 अकाउंट्स मैंने ब्लो ही करे हैं, क्योंकि कोई बात ओवर ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है सर। मेन तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि पेशेंस लूज हो जाता है। और अगर पहली ट्रेड लॉस में चली जाए तो फिर उनको ये लगता है कि मैं इसको पैसे को कवर करता हूँ अगली ट्रेड के अंदर, फिर वो ओवर लूज होता है। फिर सर सबसे बड़ा दिक्कत है कि लॉट साइज बढ़ाने लग जाते हैं अपन, नहीं। वो दिक्कत रहती है।
हाँ गौरांग, आप क्या बोल रहे हो? आप बताओ, हैंड रेस किया आपने। सर ओवर ट्रेड स्कैल्पिंग में ये प्रॉब्लम है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है उसमें। और ओवर ट्रेडिंग इसलिए होती है कि लालच, ग्रीड से सोचते हैं कि अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा बन सकता है। लेकिन अगर विन करने के चांसेस बढ़ते हैं तो लूज के भी बढ़ते हैं। वेरी रेशियो में बढ़ते हैं ये दोनों, वेरी इसलिए नाइस। सेम ही रहता है। अच्छी बात बोल रहे हो आप। ये बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने कि ये जो सारी गेम है, ये जो सारा बिजनेस है, ये जो सारा प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं। जब बात प्रोफेशन की आ जाती है तो प्रोफेशन का मतलब होता है प्रोफेशनलिज्म आ जाना आपके अंदर। आप एक इस तरीके से काम करेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर, जो आपने प्रो ट्रेडर कभी सुना होगा, वो कौन होते हैं? प्रो ट्रेडर का मतलब ये होता है जो रूल्स को फॉलो करेगा। ऐसे ही नहीं कि जब दिल किया बाय कर लिया, जब दिल किया सेल कर लिया। तो उसके अंदर डेफिनेट लॉस होगा, प्रॉफिट का तो पता नहीं है, लेकिन लॉस जो है अल्टीमेटली होगा ही होगा। उसका कारण क्या है? आप किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। कभी किसी डॉक्टर को देखा है कि उसने कोई किताब ना पढ़ी हो, कोई रूल ना फॉलो किया हो और उठा के शरीर को काट दे और उसके अंदर ऑपरेशन कर दे? कभी नहीं हो सकता ना ऐसा। कि उसको एक एक नब्ज का, एक एक नाड़ी का पता होना चाहिए कि किस तरफ से जाएगी, ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। उसी तरीके से हमें प्राइस के बारे में पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि प्राइस जा किस तरफ को रहा है। सेकेंडली, जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तीन टाइप्स के ट्रेडर्स की हमने बात की। कि सबसे पहले होते हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? फियर एंड ग्रीड। जो इस मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको कल को चीज दे सकती है, वो है फियर एंड ग्रीड। बेटा बंद कर दो, आराम से बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आएगी, कैमरा बंद कर लो। फियर एंड ग्रीड की अगर बात कर रहे हैं तो इस मार्केट के अंदर हमें बचना है इस फियर एंड ग्रीड से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फियर एंड ग्रीड होती क्या है? अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो डेफिनेटली उसका मतलब क्या है? मेरे अंदर एक ग्रीड है। ग्रीड क्या? कि मैं मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा निकाल लूं, अपनी कैपिटल को डबल कर लूं, कुछ दिनों के अंदर ही मैं अमीर हो जाऊं। ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं होगा। ये रूल हमेशा आपने फॉलो करना है अगर इस मार्केट में बने रहना है तो। क्योंकि ये मार्केट किसी अट्रैक्शन के साथ आपने इसके अंदर नहीं आना। आपने इसको एज अ बिजनेस समझ के करना है, जैसे आप अपने किसी भी बिजनेस को करते हो वैसे करना है। तो कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है, जिसमें से सबसे पहला रूल ये आता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। स्कैल्पर्स हमेशा यही करते हैं, जैसे गौरव ने बताया। सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग करते हैं हम, हर थोड़ी देर के बाद ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ज्यादा ट्रेड का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है, ज्यादा ट्रेड के अंदर ज्यादा लॉस होने के चांसेस जरूर हो सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है? हमारे को पूरे महीने में सिर्फ 8 से 10 ट्रेड फिलहाल लेने हैं। उसके अंदर चेक करना है कि हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं। अगर तो वो 50% से भी कम है, अगर मान लो हमारा प्रॉफिट 10 में से 5 बार भी नहीं हो रहा, 10 ट्रेड लिए और 5 बार भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली हमारे को एक बार अपनी ट्रेडिंग को पॉज करना होगा। फिर से उन रूल्स को समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, बैक टेस्टिंग करनी होगी, ताकि हम एटलीस्ट 50% पे पहुंचे। और वो जो पहले रूल मैंने आपको बताया था 1:2 वाला, उसके अंदर हम फिर भी प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो पहला नंबर आ गया स्कैल्पर का। उसके बाद आ जाता है, राइट साइड पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम देखने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं इन्वेस्टर्स, जो कि 1 वीक, 1 मंथ, इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, जिनका डिसीजन 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस टाइप का डिसीजन होता है। उन्हें ज्यादा हसल बसल में नहीं पड़ना होता, ज्यादा उतार चढ़ाव के अंदर वो लोग नहीं इंक्लूड होते, वो इन्वेस्टिंग करते हैं। इन दोनों के बीच में आता है जिस पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जो ट्रेडर्स अपने ट्रेड को 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक रख सकते हैं इजीली, उनको बोलते हैं हम स्विंग ट्रेडर्स। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, वो डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, और इसको कैसे मिक्सचर किया जाता है छोटे टाइम फ्रेम के साथ। अब छोटे टाइम फ्रेम को मिक्स करना सीखेंगे कि कैसे हम उसको यूज करते हैं अच्छे डिसीजन लेने के लिए, ये फर्दर सीखेंगे। लेकिन अब जो ये सारी बात मैंने आपको बताई, इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये है कि हमें स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आगे बढ़ना है। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पार्ट आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। वैसे तो स्कैल्पिंग और उसमें भी आएगा। गौरव पूछ रहे हैं डे ट्रेडिंग इज गुड और बोड। देखो, डे ट्रेडिंग बुरी नहीं है, लेकिन
शुरू के अंदर आपको प्रैक्टिस इससे नहीं करनी। आपको कोशिश करनी है शुरू के अंदर बड़े टाइम फ्रेम्स में अच्छे से डिसीजन लेने की, जब आपकी रेशो मोर देन 60% चली जाती है। क्या मतलब इसका, कि 10 ट्रेड आप ले रहे हो पूरे महीने में, जब आपको पता है कि 10 में से 6 ट्रेड मैं विनिंग कर रहा हूं और 3-4 लूज कर रहा हूं, 3-4 लूज करने से प्रॉब्लम नहीं है। हमें कम से कम 10 में से 6 ट्रेड जब पता लगता है कि हम जीतने लग गए हैं, तब हम एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। धीरे धीरे आप डे ट्रेडिंग में आ सकते हो। शुरू में आपको नहीं जाना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ। शुरू में 4 आवर के बाद ब्रेक लगा देनी चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे को, जैसे गौरव आपने खुद ही बताया कि काफी सारी कैंडल्स होती हैं, तो उसके अंदर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि बार बार ट्रेंड टूटेगा, बार बार सपोर्ट टूटेगी, बार बार रेजिस्टेंस टूटेगी, तो डिसीजन उतने ही खराब हो जाते हैं उससे। बड़ा टाइम फ्रेम का यही फायदा है कि अगर एक बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटी है तो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं हम। तो इसके लिए पहले नंबर 1 इंग्रेडिएंट याद करो क्या था, कि पहले कैंडल हमें पता होनी चाहिए। दूसरा क्या हमने पढ़ा था, कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस होती कैसे हैं। बाद मेरा अभी इतना आगे नहीं जाएंगे गौरव, अभी धीरे धीरे चलेंगे। अभी फिलहाल की घड़ी जो हमने किया है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके बाद ट्रेडिंग व्यू की जरूरत पड़ी थी हमारे को। तो यस सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को याद है कैसे बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस? यस सर। अच्छा सर बताओ फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, इतना समझ में नहीं आता। किसमें सपोर्ट किसमें लाइन जो डिफरेंस क्या होती होता है है? उसमें, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन में डिफरेंस क्या होता है, इतना समझ में नहीं आता है। चलो मैं आपको चार्ट ऑलमोस्ट पे सेम होते हैं। बता रहा हूँ, चार्ट पे बताता हूँ ये चीज। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस यस सर, इज विजिबल। चलो वेरी नाइस। अभी पहली चीज तो ये है कि जब कभी भी कोई स्क्रीन को हम देखने लगेंगे, आप डिफरेंस देखो कितना बड़ा आ जाता है। अगर ये गोल्ड का चार्ट है जैसे, अब इस गोल्ड के चार्ट के अंदर अगर मैंने इसको 15 मिनट का कर लिया, अब ये बार बार ऊपर नीचे होगा। ये इसका मतलब क्या है, बार बार ऊपर नीचे होगा, हर टाइम फ्रेम में होगा, लेकिन जितने छोटे टाइम फ्रेम में हम जाएंगे उतने बार डिसीजंस चेंज होंगे, कंफ्यूज होंगे हम लोग। जैसे आप अभी बता रहे थे कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटेंगी। तो इसके लिए हमारे को पहले जाना चाहिए एटलीस्ट डे टाइम फ्रेम में। अब ये बहुत क्लियर सा चार्ट बन जाता है और ज्यादा अच्छे से काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब क्या होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस? गौरांग आप ये पूछ रहे हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होती क्या है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है जब भी कभी इस तरीके से चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम फ्रेम जो कोई भी चूज करेंगे हम, अगर कोई ट्रेंड ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और वो इस तरीके से कहीं पे साइडवेज, कहीं पे ऊपर नीचे जाता है, फिर ऊपर गया, अब ये नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, तो इसके अंदर जब भी प्राइस नीचे गिरता है, जैसे ये वाला प्राइस यहां से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो कहां पर आके रुका? वो इस जगह पर आके रुका। मैंने एक लाइन क्रिएट की, इस जगह पर आके प्राइस रुका, ये वाले पॉइंट पे। क्या रुका का क्या मतलब, जब भी कोई चीज फॉल करती है, नीचे गिरती है, तो जब वहां पर किसी एक पॉइंट पर जाकर अगर वो चीज रुकेगी, तो वो पॉइंट क्या होगा? सपोर्ट का पॉइंट होगा। गिरती हुई कोई भी चीज कहीं पे अगर रुकेगी तो उसको बोलते हैं, उस एरिया में उसे सपोर्ट मिल गई। सपोर्ट का मतलब समझे ना, नाम से क्या हुआ, कि उस एरिया में उसे सपोर्ट मिल गई। लेकिन अगर वो एक बार पॉइंट मिला और एक से ज्यादा बार पॉइंट मिला, तो वो बेटर सपोर्ट हो जाएगी। अगर वो उससे ज्यादा बार मिला तो और अच्छी सपोर्ट हो जाएगी। मैंने आपको याद, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था कि हम उस लाइन को हम थोड़ा और ज्यादा बोल्ड करते जाएंगे, थोड़ा और मोटा करता जाएंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि उस पॉइंट पे एक से ज्यादा बार सपोर्ट मिली है, तो इसका मतलब वो लाइन और अच्छी है। अगर 2 से ज्यादा बार सपोर्ट मिली है तो लाइन और अच्छी है। और अच्छी का क्या मतलब, कि ये बहुत अच्छी एक सपोर्ट लाइन क्रिएट हो गई। बार बार प्राइस यहाँ पर अगर आ रहा है तो बार बार बाउंस बैक कर रहा है, तो इसका मतलब इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो अगर इसे तोड़ता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा क्या डिसीजन हुआ, सेल का डिसीजन हुआ। क्योंकि अगर प्राइस यहां पर आया, फर्स्ट टाइम सपोर्ट ली, सेकंड टाइम भी यहां सपोर्ट ले लेता, और यहां से प्राइस बजाय इसके यहां से ऐसे इसी जगह से फिर से दोबारा से ऊपर जाता, मान लो इस तरीके से, तो ये सेकंड टाइम होता, तो मैं क्या करता, इस लाइन को एक नंबर और मोटा कर देता ऐसे। ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। अगर थर्ड टाइम भी इसी तरीके से बाउंस बैक करता प्राइस, यहां से आया और फिर से बाउंस बैक करता, तो मुझे लगता कि ये वाकई सपोर्ट बहुत अच्छी है, तो मैं मैक्सिमम दे देता इसको 4x। ये बहुत अच्छी सपोर्ट है। अब क्या है, अगर प्राइस इसे तोड़ता है, अगर प्राइस इसे तोड़ता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी एक सपोर्ट को सेलर्स ने तोड़ दिया। इसका मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो हमारा डिसीजन होता है क्या, कि हम उनके साथ सेलिंग ही करेंगे, सिंपल। जब सेलर स्ट्रांग है तो हमें सेलर बन जाना है, जब बायर स्ट्रांग है तो हमें बाय करना है, हमें बायर्स बन जाना है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ क्या मतलब होता है, हम जब भी हम सेल का डिसीजन लेंगे, जब भी हम सेल का डिसीजन लेंगे तो नीचे गिरती हुई मार्केट के अंदर डिसीजन लेंगे। और सेलिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास बेचना। रेजिस्टेंस, जैसे अभी सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, वैसे ही रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है, एक ऐसी लाइन जहां पर बार बार प्राइस जाके नीचे गिरता है। रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। जब प्राइस नीचे आ रहा है तो ऊपर भी उठेगा, क्योंकि कभी भी प्राइस सीधा नीचे नहीं जाता। अब ये देख रहे हो आप, यहां से प्राइस नीचे आया, इसने पुरानी एक सपोर्ट जो ये बन रही थी, इसके बजाय मैं यहां ले जाऊंगा इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया। लेकिन ये इस तरीके से अगर हो जाए तो, लाइक दिस, लाइक दिस, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अगर यहां पर ये एक पहले सपोर्ट एरिया था, क्योंकि प्राइस बाउंस होता था, इस एरिया में आता था, वापस ऊपर चला जाता था, सेकंड टाइम आया फिर ऊपर चला गया इतनी ऊपर, तो इसका मतलब हम यहां पर इसको सपोर्ट मान के चल रहे थे। लेकिन फाइनली क्या हुआ, इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल का डिसीजन लेना चाहता हूं। तो सेल का डिसीजन लेने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट एरिया जो बनता है वो क्या बनता है, एक रेजिस्टेंस लाइन जो पहले सपोर्ट थी, अब वो बन गई रेजिस्टेंस लाइन। इसका मतलब क्या, कि पहले यहां पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, अब यहां पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, कि इसको टच करता है गिर जाता है, सेकंड टाइम टच किया गिरने की संभावना है। क्योंकि हम जो ये सारा चीज सीख रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी की गेम है, यहां पर गिरने की संभावना है। रेजिस्टेंस ले रहा है प्राइस यहां पर, सेकंड टाइम भी गिर गया, और हम यहां पर नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, कहीं किसी काम में व्यस्त थे, तो इसको हमने इस पॉइंट को, इस मूवमेंट को लूज कर दिया, निकल गया हमारे हाथ से। तो अभी क्या है, अभी हम फिर से वेट करेंगे। वेट किस चीज की करेंगे, प्राइस के दोबारा से रेजिस्टेंस के पास आने की। अब देखो यहां पर आपका पेशेंस टेस्ट होगा। ये जो सारी गेम है तीन चार चीजों के मिक्सचर से बनी है, और सबसे बड़ी चीज जो मिक्सचर की हम बात करें, दैट इज साइकोलॉजी। माइंड की गेम चलेगी यहाँ सबसे ज्यादा। जो लोग अपने पेशेंस को लूज करते हैं, जो लोग बार बार ऐसा सोचते हैं, यार मैंने इतनी देर वेट किया, वेट करने के बाद मेरा जो डिसीजन हुआ वो भी रॉन्ग हो गया, तो उनके लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पेशेंस की गेम है, शांति से प्ले करने की गेम है। इसीलिए शुरू में बोला जाता है कि आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो कि आप बड़े टाइम फ्रेम में एक तो प्ले करो, और डिसीजन अपने जो है शांति से वेट करके लो, पेशेंस के साथ लो, फटाफट डिसीजन नहीं लेने। इस चीज को आप आज से ही समझ लो कि आपको पेशेंस के अंदर विनर बनना होगा। मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करेगी बार बार। अगर आप अपने आप में पेशेंस रख पाए तो आप बहुत पैसा बनाने वाले हो। वो पेशेंस क्या है, कि अगर बात कर रहा था, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ था, प्राइस मान लो गोल्ड का चल रहा है 2290, देख रहे हैं राइट साइड पे यहाँ पर क्या आ रहा है, 2280-90 का प्राइस। अगर आप कह रहे हैं कि ये 4 घंटे की कैंडल है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। अगर मान लो 4-5 कैंडल बन गई तो 20 घंटे हो गए, 5 कैंडल 4-4 घंटे की मतलब 20 घंटे। अब 20 घंटे वेट करने के बाद आपने यहाँ पर सेल का डिसीजन लिया, ये सोचकर कि प्राइस यहां से गिरेगा और मैं प्रॉफिट बना लूंगा।
लेकिन बजाय यहां से प्राइस ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो आपके अंदर क्या आने लगा, आपके अंदर एक सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो माइंड के अंदर साइकोलॉजी का आता है, वो आता है रिवेंज का, कि मार्केट ने मेरे को लॉस कैसे दे दिया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इस मार्केट को। तो ऐसा कोई भी साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके माइंड में आता है, इसी चीज का प्ले करते हैं ये लोग, बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े मगरमच्छ होते हैं ना, वो आपके इसी चीज से प्ले करते हैं। तो वो क्या है वो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इस चीज का चैप्टर नहीं है। अभी मेन चीज गौरांग, जो मेन चीज है वो क्या है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती क्या है, आप ये बोल रहे थे। सपोर्ट नाम से जैसे आपको क्लियर हो रहा है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर जब प्राइस फॉल करता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जब फॉल करता है तो उसे एक सपोर्ट मिलती है, और यहां से प्राइस बाउंस बैक करता है। माना जाता है कि अगली बार फिर से अगर इसी लाइन पे आएगा तो फिर से बाउंस बैक करेगा, और सच में अगर इसने कर दिया तो इसका मतलब वो एक अच्छी सपोर्ट है। दो या दो से ज्यादा बार, जितनी बार भी एक प्राइस एक पॉइंट को टच करेगा, चाहे वो सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, तो वो उतनी अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानी जाएगी। इसी को एक बार प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं, कि जैसे गोल्ड के इस चार्ट के ऊपर आपके सामने जो ये चार्ट आ रहा है, ये चार्ट, अब इस चार्ट में सबसे अच्छी चीज जो थी अभी रिसेंटली जो हुई थी वो क्या था, ये वाले पॉइंट पे बार बार चार्ट एक रेजिस्टेंस ले रहा था। वीकली में देखो और अच्छा दिखेगा, अगर मैं वीकली में चला गया तो ये और अच्छा दिखेगा। देखो ये देख रहे हो आप, ये लाइन को अगर मैं मिलाता हूं, ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस लाइन। अगर प्राइस इस जगह पे होता, एक सेकेंड, अगर प्राइस मेरे को यहां तक ही पता होता, बस इससे आगे पता ही नहीं था कि क्या होना है, तो क्या था ये, सबसे पहले प्राइस ने फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ लिया, इस एरिया में पहली बार प्राइस यहां पर टच हुआ और नीचे गिर गया, ये फॉल हो गया ना, ये देख रहे हो आप, यहां पर टच हुआ और यहां तक का फॉल हो गया, ये हो गई फर्स्ट रेजिस्टेंस। फिर सेकंड टाइम क्या हुआ, दोबारा से प्राइस यहां पर आया वंस अगेन, बहुत जबरदस्त फिर से रेजिस्टेंस ली इसने सेकंड टाइम रेजिस्टेंस ली, फिर से एक अच्छा खासा फॉल आया यहां तक का, और बड़ा फॉल। तो हमने क्या बोला कि ये बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस है, लाइन हमने बना के रखी हुई है। अब हम मानते हैं कि थर्ड टाइम भी ऐसा ही कुछ होगा, वाकई ही में फॉर थर्ड टाइम फिर से यही हुआ। ये देखो इसने फिर से एक दोबारा से रेजिस्टेंस ली, लेकिन एक चीज दिख रही थी, इस बार फॉल जो है ज्यादा बड़ा नहीं था। ये तीन एरो को देख रहे हो, पहली बार फॉल यहां तक था, सेकेंड टाइम यहां तक था, बड़ा फॉल था, लेकिन थर्ड टाइम फॉल इतना बड़ा नहीं हुआ। यहीं से थोड़ा सा अंदाजा लगने लगा कि शायद हो सकता है बायर्स अब स्ट्रांग होते जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, फोर्थ टाइम फिर से जब यहां पर प्राइस आया तो फिर से एक बार कोशिश की गई, लेकिन दोबारा से प्राइस नीचे ही गिरा, इस कैंडल में नीचे गिरा। तो ये क्या था, अभी तक रेजिस्टेंस एक पूरी तरह से, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हो रही थी, कि मतलब मार्केट में हम जैसा समझ रहे हैं वैसा ही होता जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ, फाइनली प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। बात ये नहीं है कि ब्रेक कर दिया, बात ये है कि इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक किया है, वो भी एक इतनी अच्छी कैंडल से, देख रहे हो कितनी अच्छी कैंडल बनी हुई है, मारुबुजू कैंडल है या नहीं है। अब इतनी अच्छी कैंडल से अगर इसे ब्रेक किया है तो ये बहुत अच्छा ब्रेक माना जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत मुशक्कत लगी है। कितनी मुशक्कत लगी है, ये आप देख रहे हो, फर्स्ट टाइम कब अटेम्प्ट हुआ था, 2020, नीचे आता है टाइम फ्रेम, कौन सी डेट है वो नीचे आएगी, 2020 के अंदर पहली बार, अगस्त 2020 में पहली बार रेजिस्टेंस लगी। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मार्च 2022, 2 साल के बाद। फिर उसके बाद फाइनली फिर एक बार ट्राई किया गया 1 साल के बाद, फिर फाइनली 2024 में ब्रेक हुआ। 4 साल तक रेजिस्टेंस लेता रहा है प्राइस। ये किन के लिए है, ये है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स के लिए, कि ये जो इतनी बड़ी दीवार थी उसे भी फांद दिया किसने, बायर्स ने। इसका मतलब डेफिनेटली बायर्स के पास कोई बहुत बड़ी न्यूज है, इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड को बाय किया जा रहा है। और आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था,
कोशिश करनी है कि एक लाइन के बजाय एक छोटी सी जोन बनाई जाए तो वो ज्यादा बेटर होती है। ये काइंड ऑफ छोटी सी एक जोन बन गई, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है तो ये जोन भी बहुत बड़ी है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये देखो 4 आवर में गया हूं अभी तो मैं, तो ये 4 आवर में ये एक पूरी जोन क्रिएट हो गई। ये 4 आवर स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा, इतना ज्यादा है। ये देखो 4 साल का 4 आवर का चार्ट है ये। तो पहली बात तो चार्ट जितना बड़ा होगा वो अच्छी आपको बहुत अच्छी चीजें दिखाएगा। लेकिन हम जिस बारे में बात कर रहे थे उसी पे चलते हैं आगे। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, सिमिलरली हमने उस दिन ड्रॉ किया भी था नीचे की तरफ ये सेम चीज, एक जोन क्रिएट करेंगे हम। ये है सपोर्ट की जोन, ये सपोर्ट की जोन है ये वाली। प्राइस ने फर्स्ट टाइम आया, टच किया, ऊपर गया, सेकंड टाइम ऊपर गया, थर्ड टाइम ऊपर गया, फोर्थ टाइम फिर से ऊपर गया और रेजिस्टेंस की तरफ चला गया। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर प्राइस चलता है, और उसको अगर ब्रेक करता है तो माना जाता है जितनी लंबी ये जर्नी थी उतना लंबा उतना बड़ा उछाल आएगा, जो कि आया भी है। ये देखो कैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ ही रहा। क्यों? क्योंकि लगातार 4 साल तक एक जोन में प्राइस चला है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा उछाल एक्सपेक्टेड था, वही हुआ। जैसे ही इसे ब्रेक किया और बायर्स ने अपना डिसीजन लिया, यहाँ बाय करके बैठ गए। देखो किस लेवल तक का उनको प्रॉफिट मिल रहा है। ये हो गई नंबर 1 चीज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हो गया आपको? ये बहुत जरूरी है पार्ट क्लियर होना। मुझे प्लीज बताएंगे यस सपोर्ट सर, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बस सिंपल डाउ थ्योरी यूज हुई थी। क्या होगा? सर यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गया, और यहाँ पे एक सिंपल डाउ थ्योरी यूज हुई थी। हाँ, डाउ थ्योरी तो देखो हर जगह पर हमें यूज करनी है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन अभी के लिए जो चैप्टर ज्यादा जरूरी है दैट इज कि डाउ थ्योरी से अगले चैप्टर में हम इस वक्त सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कैंडलस्टिक के बजाय लाइन चार्ट में एंटर कर सकते हो। लाइन चार्ट आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा डिसीजन देगा। जहां पे भी वी या ए शेप आपको दिख रही है उसको आपने मार्क करना है। ए शेप का मतलब ये त्रिकोना ऊपर से नीचे की तरफ दिख रहा है ना, ये ए शेप है सारी। और सिमिलरली नीचे से ऊपर की तरफ ये वी शेप दिखेगी, ये वाली, ये वी शेप, ये वाली, ये वी है, ये वी है। जितनी बार भी ये वी है तो कॉमन एरिया ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे अगर मैं अकेली लाइन ड्रॉ करूंगा तो मैं क्या ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? क्योंकि यहां पर फर्स्ट टाइम टच हुआ, सेकंड टाइम टच हुआ, तो मेरे को मिनिमम 2 टच टच चाहिए होते हैं। तो 2 बार टच हो गया तो मेरा काम हो गया, मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अगर बिल्कुल ऊपर की तरफ बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं, तो क्या मैं इसको पॉइंट ले सकता हूं? क्योंकि यहाँ तकरीबन तकरीबन 2 बार टच हुआ है, ये वाला, ये वाला पार्ट। उसके आसपास भी हो तो हम जोन क्रिएट कर सकते हैं। अगर लाइन मिल जाए तो वेल एंड बेस्ट, अगर नहीं मिलती तो मेरा सेकंड पार्ट क्या होता है, मैं जोन क्रिएट कर देता हूं। लेकिन लाइन चार्ट होने से क्या बड़ा फायदा होता है? लाइन चार्ट में आपका बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो। कैंडल्स में कई बार क्योंकि विक वगैरह होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। एक तो हो गई ये वाली सपोर्ट, एक हमने दूसरी कौन सी पढ़ी थी? अच्छा ये बताओ ये कौन सी सपोर्ट है? ये वाली जो सपोर्ट हम ड्रॉ करते हैं बार बार, इसको क्या नाम दिया था हमने? ये कौन सी सपोर्ट थी? सर रेजिस्टेंस लाइन। ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये रेजिस्टेंस कौन सी थी? क्या नाम देते थे हम इसको? ये एक ये वाली हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल थी सर। हॉरिजेंटल, और हॉरिजॉन्टल। दूसरी थी दूसरी वो ट्रेंड लाइंस वाली होती है जो। ट्रेंड लाइन, जिसको हम वर्टिकल भी बोल देते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं एक बार, तो आपको दोबारा से याद कराने के लिए एक बार मैं ड्रॉ करूंगा। वंस अगेन तरीका वही है, लेकिन इस केस में हम एक पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन जैसे नाम से पता लग रहा है ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है, ट्रेंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ट्रेंड को डिफाइन करेगी वो लाइन। सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों बनेंगी। तो जब हम प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन बोले तो एक ऐसी लाइन जिसमें हायर लोज कनेक्ट होंगे, हायर लोज कनेक्ट होंगे। तो वो हमारे को कब चाहिए होती है? जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों चाहिए होती है वो भी बात करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैंने कौन सा टूल उठाया वो देखो आप, मैंने रे को शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ था।
लास्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू का भी आप थोड़ा याद करते जाओ, मैंने रे को शॉर्टलिस्ट करके रखा हुआ था। जब मैंने पहली बार इसको टच किया तो मैंने यहां से शुरुआत की अपनी थ्योरी बनाने की। तो सेकंड पॉइंट मेरे को ये दिखा, क्यों? क्योंकि जब एक डाउ थ्योरी स्टार्ट हुई तो ये हायर पॉइंट था, ये हायर लो पॉइंट था। वंस अगेन ये ऊपर वाला हाइट ब्रेक हुआ ना कि लो, तो इसका मतलब प्राइस और ऊपर चला गया। ये छोटा सा इसने रिट्रेसमेंट लिया और प्राइस और ऊपर चला गया। क्योंकि ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा एग्रेसिव चल रहा है, तो ऐसा चार्ट है। अमूमन ऐसा नहीं होता, बकायदा अच्छे से यहाँ के बजाय प्राइस यहाँ तक भी कई बार आ जाता है, इस जगह तक भी आ जाता है। तो ये सपोर्ट लाइन उस वक्त सपोर्ट करती है प्राइस को बहुत अच्छे से। बट अभी तो क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है इसलिए यहां तक आया भी नहीं है। लेकिन इसको ड्रॉ करने का तरीका आपको आना चाहिए। टूल कौन सा लगेगा? मैंने रे को यूज किया, फर्स्ट पॉइंट पे रखा, तो ऊपर जाने के बाद जब ये प्राइस नीचे आया, तो जब सेकंड टाइम जहां पर आया मैंने अपनी रे को उसके साथ जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका क्या था? ये को थोड़ा ऊपर कर लेंगे इसको। ये था रे का पॉइंट। जब हम रे उठाते हैं तो मेरे पास होता है कि मैं इसको कहाँ रखूं। मैंने जाके जोड़ दिया ये सेकंड पॉइंट के साथ। अब सेकंड पॉइंट के साथ जोड़ने से क्या होगा कि थर्ड बार अगर प्राइस गिरता है, इस लाइन का फायदा क्या है, तो यहां पर सपोर्ट लेने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ये फायदा देती है मेरे को ये लाइन। इसलिए जब अप ट्रेंड में मार्केट होती है तो मुझे डिसीजन, पहली बात आप बताओ कि मेरे को क्या लेना चाहिए जब ट्रेंड अप है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो? सर बाय करना चाहिए। मुझे बाय करना चाहिए। अब मुझे बाय करना चाहिए तो आपको अभी मैं बता के हटाऊं कि अगर मुझे सेल करना था तो मेरे को कौन सा पॉइंट बेटर था सबसे ज्यादा, अगर सेल करना था तो? सर जहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट लिया था वहां पे। नहीं नहीं नहीं, अगर मुझे सेल करना सॉरी है, सर, जब फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन अगर हम बनाए तो जहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन टच की थी वहां पे बेस्ट था सर। हाँ मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं। जब मुझे सेल का डिसीजन लेना है, सेल का कब लेते हैं? जब मार्केट फॉल हो रही है, तो क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो मुझे सबसे बेटर डिसीजन मिलता है सेल का कहां पर? रेजिस्टेंस लाइन के पास। लेकिन अभी उसके हम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स हमें बाय का डिसीजन लेना है। तो बाय का डिसीजन सबसे बेस्ट कौन सा एरिया होता है? सपोर्ट लाइन के पास। कि प्राइस फॉल किया तो हम मान के चलते हैं इस एरिया में आने के बाद दोबारा से ऊपर उठेगा, तो बेटर पॉइंट क्या होता है? ये वाला। इस एरिया में अगर प्राइस आता है तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बट क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा अग्रेसिव है तो हमारे को एक और ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी। अब मैं कौन सी बनाऊंगा? मैं फिर से इस रे को उठाऊंगा, आखिरी पॉइंट ये वाला था, इसको किसके साथ जोड़ दूंगा? नेक्स्ट ये वाले पॉइंट के साथ। सिर्फ मैंने इसके साथ जोड़ देना है। लेकिन तो यहां तक भी नहीं आया प्राइस, तो अभी तक तो प्राइस यहां से यहां तक आना चाहिए था और हम बाय कर लेते, लेकिन यहां तक भी नहीं आया। तो मैं एक और डिसीजन लूंगा, दैट इज पिछली लाइन को छोड़ दूंगा, एक बार फिर से रे को उठाऊंगा। आखिरी पॉइंट मेरा कौन सा था? ये वाला। यहां पे रखूंगा और अगली बार ये वाले पॉइंट पे रख दूंगा। नेक्स्ट टाइम ये वाला पॉइंट, क्योंकि जब यहां से गिरना स्टार्ट हुआ था तो यहां तक आया था, तो इसमें भी प्राइस ने टच नहीं किया। तो एक और लास्ट टाइम, वैसे अक्सर नहीं होगा ये, क्योंकि गोल्ड ओवर अग्रेसिव चल रहा है तो हो रहा है इस तरीके से। मैंने इसको यहां से यूज किया और ये यहां पर प्राइस आया था, इसको टच किया। क्या ये सपोर्ट ले रहा है? देखो सेकंड टाइम जब इस पॉइंट को इसने टच किया, थर्ड टाइम छोटा सा फॉल है, लेकिन हमारा टाइम फ्रेम बहुत बड़ा है, वीकली टाइम फ्रेम है। तो इसका मतलब छोटी छोटी कैंडल एक हफ्ते की है। तो अगर छोटा टाइम फ्रेम में हम होते ना, डे में होते या 4 आवर में होते, तो दिखता यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। मैं डे में लेके जाता हूँ आपको, ये देखो, देख रहे हो? फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, फोर्थ टाइम भी इस जोन के पास आने की कोशिश की और ऊपर चला गया। लेकिन अगर मेरे को डे में इससे करना है तो क्या मैं एक और ले लूं? मैंने फिर से रे उठाई, ये इस एरिया में लास्ट जो था अटेम्प्ट वो ये वाली थी, आखिरी फॉल ये वाला था। अगली फॉल के साथ मैंने इसे जोड़ दिया। अब ये देख रहे हो आप, यहां से यहां तक जब बनाया तो कैसे इसे टच किया, वंस अगेन आया तो इसके पास आया, फिर ऊपर चला गया प्राइस।
तो ये तो हो गया बात कि बहुत अग्रेसिव प्राइस था, नीचे आ ही नहीं रहा है सपोर्ट पे। तो यहाँ बात इस चीज की है कि हमें सपोर्ट लाइंस को ड्रॉ करना कैसे है। आपको ये करना आ गया कि कहाँ करना है, क्यों करना है सपोर्ट लाइन को, ये करना आ गया। आपको कौन सा टूल उठाना है वो समझ में आ गया। यस सर। सभी का यस चाहिए, सभी को कंफ्यूजन किसी भी तरीके की अगर है तो मुझे बताइए, मैं दोबारा से समझा दूंगा। ये हमने किया सर क्यों, ऑल क्लियर। ये हमने किया क्यों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिसीजन लेना है बाय का। बाय का डिसीजन लेने के लिए हमें एक सपोर्ट लाइन चाहिए कि प्राइस वहां तक आने का हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे ही उस एरिया के पास प्राइस आएगा, वो फर्दर हम समझेंगे कि कैसे डिसीजन लेना है। लेकिन सपोर्ट लाइन हमें ये फायदा देती है क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है। कोई एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम ढूंढने की डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल, कोई भी चीज का एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ढूंढते हैं हम। आई थिंक यूरो यूएसडी में लेटेस्ट अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ओवरऑल आप डे में देखोगे तो यूरो यूएसडी का ट्रेंड मेरे को कोई बताएगा इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है यूरो यूएसडी का। तो साइडवेज। साइडवेज। वेरी नाइस। एक साइडवेज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। अगर तो मेरे को वैसे ही दिख रहा है तो क्या मैं इस एरिया को अगर जोन बनाना चाहूं, ये वाले एरिया को, ये इस एरिया को जोन बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं। यस सर। और अगर सिमिलरली मैं इसे इस जोन को बनाना चाहूं एक सपोर्ट, दो या दो से ज्यादा बार मुझे टच चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो एक अच्छी सपोर्ट नहीं बनेगी। अब फर्स्ट टाइम यहाँ टच किया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स यहाँ, तो इस एरिया को बहुत अच्छी सपोर्ट मान सकता हूं। लेकिन इस एरिया को ये ध्यान से समझना, अभी इस एरिया को वन टाइम टच किया था इससे पहले अभी रिसेंट टच हुआ, ये सेकंड टाइम वन टच हुआ था। ये फिर हुआ सेकंड टच, कहां पर, ये वाला। जब ये सेकंड टच हुआ, ये देख रहे हो ये वाला, ये सेकंड टच है, ये सेकंड टच हुआ तो ये जोन अच्छी जोन बन गई। और मैंने जैसे ही इसको आगे लेके गया तो थर्ड टच में फॉल कर गया प्राइस। इसका मतलब ये एक अच्छी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। अब ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा, नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा, तो प्राइस क्या हो गया, साइडवेज। अब साइडवेज में भी बहुत अच्छा लोग पैसा बनाते हैं। सिंपल फॉर्मूला, जब भी यहां पर आया सेल कर दो, यहां पर आया तो बाय कर लो। किसी एक बार भी तोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तोड़ेगा तब डिसीजन लेंगे। अभी के लिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो करेगा डे टाइम फ्रेम में, तो हम इस जोन में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएं या फिर इस डे में एक और पास्ट के अंदर देखें, ये पास्ट के अंदर मैं बात करूं यहां तक, अब ये क्या था, प्राइस फॉल हो रहा था लगातार, लगातार डाउन प्राइस ट्रेंड। फॉल हो रहा था, है ना, डाउन ट्रेंड चल रहा था ना। अब इस डाउन यस। ट्रेंड के अंदर अगर मैं एक रेजिस्टेंस लाइन लगाऊं, अब देखो डाउन ट्रेंड में मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए, सेल का, ऐसा ही है। यस। यस सर। अब सेल का डिसीजन सबसे अच्छा कहाँ होता है, रेजिस्टेंस के पास। तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं टूल कौन सा उठाऊंगा, बिल्कुल वैसे के वैसे एक रे उठाऊंगा। कोशिश करूंगा दो से ज्यादा पॉइंट्स को जोड़ने की। मैंने क्या किया, सेकंड टाइम ये इस एरिया में आया, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से थर्ड टच भी हो रहा है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जोन बना सकते हैं। वो बताऊंगा कैसे। अभी नंबर वन क्या है, फर्स्ट टाइम टच कहाँ हुआ, वो तो बिल्कुल सिंपल है, जहां से जर्नी स्टार्ट की हमने, ये था हमारा फर्स्ट टच। सेकंड टच हमारा कहाँ हुआ, ये था हमारा सेकंड टच, ये सेकंड हो गया। इसको थर्ड भी मान सकते हैं ये वाले को, क्योंकि जब जोन बनाएंगे तो ये थर्ड में आ जाएगा। ये थर्ड टच हो गया, उसके बाद फिर कोशिश की, ये फोर्थ टच हो गया, देन अगेन ये फिफ्थ टच हो गया। कितनी जबरदस्त लाइन है देखो। दो के बाद हम डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये वजह जब हुआ था ना, तो इसके बाद मैं यहाँ पे भी चांस ले सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तीन तो बहुत होता है, तीन में तो हम अगर 1:2 रेशो में खेल रहे हैं तो 6% प्रॉफिट बन जाता है।
लेकिन ये डे टाइम फ्रेम है तो डिसीजन थोड़ा लेट आएगा। चलो वो छोड़ते हैं अभी एक बार। तो ये बार 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 इस एरिया में जाके रेजिस्टेंस ले रहा था और मैं सेल करके प्रॉफिट बना सकता था। कितना प्रॉफिट बन सकता था, कैसे बन सकता था, स्टॉप लॉस क्या है, वो अभी का काम नहीं है। अभी का काम सिंपल है कि मेरे को पहले तो लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो ये लाइन मैं यहां से भी खींच सकता हूँ जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये देखो, मैंने अगर इसे जोड़ दिया, एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, इतनी बार नीचे गिरा है देखो प्राइस इसको टच करके। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन, अभी मेरे को देखो यहाँ सपोर्ट लाइन नहीं चाहिए क्योंकि मेरा डिसीजन यहाँ पर सेल करने का है ना कि बाय करने का। तो मेरे को अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन चाहिए ना कि सपोर्ट लाइन। लेकिन जब इसको क्रॉस कर दिया, जब फाइनली एक ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज कब हुआ, यहां पर हुआ चेंज। ये देखो डाउ थ्योरी चेंज हो गई, ये हो रही थी डाउ थ्योरी। ये देखो यहां से प्राइस नीचे फॉल किया, अप गया, फॉल किया, एक फिर अप गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो हुआ। ये देखो फर्स्ट टाइम ये हायर हाई भी हो यस। गया, फिर हायर लो हो गया, फिर हायर हाई हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, चेंज चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये डाउ थ्योरी से पता लगा मुझे। कई बार क्या होता है, ये इतना कंफ्यूज करते हैं आपको कि एक बार देखने से आपको समझ नहीं आएगा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। तब जरूरत पड़ती है मुझे डाउ थ्योरी की, थोड़ा डीप जाके देखने की। और डाउ थ्योरी मेरे को क्लियरली बता देती है, जैसे मैंने इस पॉइंट से समझा कि ये इसने नया लो नहीं क्रिएट किया। अगर यही ये यहां चली जाती मार्केट, तो डाउ थ्योरी क्या थी, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन क्योंकि एक नया लो नहीं बना, तो यहां मेरे को पहला इशारा हो गया कि यहां पर हो सकता है बाइंग आ रही है, तभी नया लो नहीं बना। बायर्स फाइनली एंटर एंटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने की। जैसे ही एक हायर हाई भी क्रिएट हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा डिसीजन मिल गया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब मुझे बाय में बैठना है। अब मुझे बाय में बैठना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, सपोर्ट लाइन, ये वाली। ये देख रहे हो, मुझे चाहिए थी सपोर्ट लाइन। दो से ज्यादा बार, दो या दो से ज्यादा बार इस सपोर्ट लाइन कौन सी होती है, अच्छी सपोर्ट लाइन। इसने यहां टच किया तो मैंने इसे सेकंड टच मान के एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो थर्ड में गया कि नहीं गया ऊपर, यस। यस सर। फॉल किया, यहां से नीचे अगर आया तो यहां से बहुत अच्छे से इसने काम किया और यहां पर टच करके फिर से ऊपर चला गया। तो इसका क्या फायदा होता है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन इसलिए ड्रॉ कर की जाती है ताकि हम बाय या सेल का अच्छा डिसीजन ले सकें। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, चाहे वो एंगुलर हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। राइट सर। यस सर, ऑल ऑल गुड जी। क्लियर। यस सर, ऑल क्लियर। चलो अभी आज एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम। अब बात जब आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो सारा चार्ट का पूरा प्रोग्रामिंग जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत बड़े लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होने के अलावा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज के साथ रिलेट करती है। वो क्या चीज है, दोज आर मूविंग एवरेजेस। अब नाम से आपको पता लग रहा है मूविंग एवरेजेस। अब ये क्या होता है मूविंग एवरेज, मैंने आपको जैसे बोला था, अभी हम सभी टाइप के इंग्रेडिएंट्स एक एक करके पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमारे को काम आएंगी ये बाय और सेल का डिसीजन लेने के लिए। सारी कहानी किसी की है, बाय लूं या सेल लूं, बाय लूं या सेल लूं। तो अपने डिसीजन को और अच्छे से क्रिएट करने के लिए, माइंड में एक डिसीजन क्रिएट करने के लिए और उस पर ठप्पा लगाने के लिए कि वो मेरा डिसीजन सही हो, ज्यादातर चांसेस में, मैं नहीं कहूंगा 100%, तब मेरे को एक दो चीजें और जो हेल्प करेंगी, वो क्या करेंगी, इंडिकेटर्स। जब आपको कल परसों बताया था कि जब हम ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो ये ऊपर की तरफ से जब हम राइट की तरफ चलते जा रहे हैं, ये टाइम फ्रेम्स आ गए, टाइम फ्रेम्स के बाद टाइप्स ऑफ चार्ट्स आ गया, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, उसके बगल में होता है ये पार्ट इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या करते हैं, नाम से आपको पता लग रहा है, इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर जो आप डिसीजन लेने जा रहे हो वो आपका डिसीजन कितना सही है या कितना गलत है,
उस डिसीजन को लेने के लिए इंडिकेटर्स आपकी हेल्प करते हैं। मान लो मैंने किसी जगह पर जाके कोई सेल का डिसीजन या बाय का डिसीजन ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेंड लाइन, तो क्या वो मेरा डिसीजन सही है या गलत है, ये पता लगेगा आपको मूविंग एवरेज लाइन से। ये मूविंग एवरेज जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, एक एवरेज है, नथिंग एल्स। अब एक एवरेज कैसे बनती है? आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, मोटरसाइकिल की एवरेज देखी होगी। ये एवरेज 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 वर्ड होता क्या है? क्रिकेट से ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा आपको एग्जांपल। मान लो कि इंडिया का मैच चल रहा है। इंडिया के मैच जो किसी भी T20 सीरीज की बात करें या कोई भी बात करें, तो इंडिया के मैच में अगर इंडिया ने पिछले 10 मैचेस के अंदर कभी 100 रन मारे, कभी 200, कभी 150, तो उसको सारे को जब हम टोटल कर लेंगे, 10 मैचेस की एवरेज अगर हमें बनानी है, तो पहले मैच से लेकर 10वें मैच तक जो जो रन इंडिया ने बनाए, उन उन सभी को अगर हम टोटल करके उसको 10 से भाग कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक एवरेज निकल के आ जाएगी कि इंडिया ने अपनी पूरी सीरीज के अंदर, 10 मैच की पूरी सीरीज के अंदर इतने रन की एवरेज बनाई। तो ये सिंपल हो गई एवरेज। अब इस एवरेज का हमें यहां क्या फायदा है? यहाँ बहुत बड़ा फायदा होता है उस एवरेज का। वो एवरेज, पहली बात तो यहाँ बनती कैसे है? जब बात एवरेज की आई तो वो सिंपल एग्जांपल से हमने समझा कि एवरेज होती क्या है। लेकिन मूविंग एवरेज, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का क्या मतलब? अगर 1 से 10 मैचेस तक, अगर ये सीरीज 12 मैचेस की थी, तो 1 से 10 मैचेस तक, फर्स्ट मैच हुआ मान लो 10 दिसंबर को, दूसरा हुआ 12 दिसंबर को, फिर 14 दिसंबर को, ऐसे करते करते 2-2 दिन के गैप पे मैचेस हो रहे हैं। तो हम जितने जितने इंडिया टीम स्कोर कर रही है उसको जोड़ते जा रहे हैं और 10 से हमने डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर पहले मैच से लेकर 10वें मैच तक मैंने एवरेज निकाली, तो वो मान लो 150 रन की एवरेज आ गई। लेकिन मैचेस तो 12 हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले 2 दिन के मैचेस छोड़ दिए, तो दूसरे मैच से लेकर 11वें मैच तक की एवरेज, यानी कि अगर मैंने पहला मैच छोड़ दिया तो दूसरे से लेकर 11वें मैच तक की एवरेज, वंस अगेन 10 दिनों की हुई ना, 10 मैचेस की हुई, तो वो मूव हो गई अगले दिन पे। सिमिलरली अगर दूसरे दिन के बजाय तीसरे मैचेस से लेकर 12वें मैचेस तक दोबारा से 10 मैचेस की एवरेज निकाली, तो ये एवरेज मूव कर रही है। तो यहां पर हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं कि ये पिछला एक दिन छोड़ दो, अगला एक दिन ऐड कर लो, तो टोटल 10 दिन की एवरेज बना लो। अब ये कितने दिनों की एवरेज होनी चाहिए, ये चार्ट्स के केस में हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि हमें कितने दिन की एवरेज चाहिए। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हम आज जिस इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, पहली बात तो इंडिकेटर का फायदा क्या है? इंडिकेटर का फायदा ये है कि जो हम डिसीजंस आगे लेंगे, बाय या सेल के डिसीजंस, तो उन डिसीजंस को कंफर्म करने के लिए कि हमने डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए उस डिसीजन को कॉन्फिडेंटली लेने के लिए हमारे को हेल्प करते हैं ये इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग और लैगिंग का यहाँ क्या मतलब हुआ? कुछ इंडिकेटर्स प्राइस बनने के बाद, जब प्राइस बन जाता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये प्राइस बन गया, ये मतलब फॉल हो गया, गिर गया, तो गिरने के बाद ही एवरेज बनेगी ना। एक मैच जब हो जाएगा, होने के बाद ही एवरेज बनेगी, होने से पहले तो हम उस मैच की एवरेज बना नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये एक लैगिंग इंडिकेटर है जो कि प्राइस के बनने के बाद क्रिएट होता है। कुछ होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स जो प्राइस आने से पहले ही कुछ इशारा कर देते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले आपको एक दो चीजों का पता होना जरूरी है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, वो हमें क्या हेल्प करते हैं, और जिस इंडिकेटर की आज हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप का इंडिकेटर है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब प्राइस जब बन जाता है, एक एरिया में चला जाता है, क्लोज हो जाती है कैंडल, सब कुछ हो जाता है, डे क्लोज हो गया, तब जाकर उसकी एवरेज काउंट होगी। और
इस इंडिकेटर का हम यूज क्या करते हैं उसे समझते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडिकेटर आता कहां से है। मैं पहले इस इंडिकेटर में जाऊंगा। ये जो पड़ा है ना, ये टाइम फ्रेम, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट, उसके बाद आ जाता है ये इंडिकेटर का कॉलम। मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पे डाल दूंगा मूविंग एवरेज, MOVING। तो सामने आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज सिंपल। हमने सिंपल को क्लिक करना है फिलहाल। सिंपल मूविंग एवरेज को क्लिक किया तो बाहर ये इस टाइप की एक लाइन क्रिएट हो गई। लेकिन इस लाइन को जब हम डबल क्लिक किया तो कर सकते हैं, या ये लेफ्ट साइड पे ये आपको जो दिख रही है एरो, इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे खुल जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या लिखा आ रहा है, 9। तो ये सेटिंग का टैब है। धीरे धीरे ये समझते रहना कि कैसे कैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है। तो सेटिंग के इस टैब को जब मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके से आपके सामने एक अलग से एक टेबल सा खुल जाएगा। इसमें इनपुट्स के अंदर जाना है। इनपुट्स में बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 दिन की मूविंग एवरेज है ये। किस चीज की, प्राइस की। 9 दिन की मूविंग एवरेज, प्राइस किस तरफ को जा रहा है उसकी एक एवरेज लाइन ड्रॉ हो जाती है। अगर हमें इसे, अगर 3 टाइप के ट्रेडर की बात की थी हमने, अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जो हेल्प करती है वो मूविंग एवरेज कौन सी हेल्प करती है। एक बार दोबारा से इस इंडिकेटर को लेके आएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ये बाहर आ गया इंडिकेटर। इसकी सेटिंग में जाऊंगा मैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ इनपुट के अंदर मैं यहाँ डाल दूंगा 9 की जगह पे 50। तो ये 50 की मूविंग एवरेज मतलब 50 दिनों की मूविंग एवरेज बन गई। तो स्टाइल में अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसके जिस टाइप से ये दिखता है उसे चेंज कर सकता हूं। या ब्लू की जगह मैं इसको रेड भी कर सकता हूं, और इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूं, लाइक दिस। तो ज्यादा बड़ा करना चाहें और भी बड़ा कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये करने के बाद मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये इस टाइप से लाइन बन के आ जाएगी। अब ये लाइन क्या है, ये है 50 दिनों की मूविंग एवरेज जो बनती चली जा रही है। अब इसका फायदा क्या है, इसका सिंपल सा फायदा बताता हूं। ये आपका मार्केट का मूड क्या है उसके बारे में इशारा करती है। सिंपल सी बात जो आज हमने समझनी है वो क्या है, कि जब भी इससे नीचे है प्राइस, अभी फिलहाल क्या है, इससे नीचे है, इससे नीचे है प्राइस, तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है कि सेलर्स हावी हैं। शॉर्ट टाइम के लिए या मीडियम टाइम इंटरवल के लिए, स्विंग टाइम के लिए जो बहुत अच्छा होता है 4 आवर एंड डे कैंडल, तो मीडियम टर्म के लिए प्राइस बियरिश है। जब बात हम बोलेंगे बियरिश तो इसका मतलब हमें सेलिंग का डिसीजन लेना है जब भी लेना है। तो फिलहाल की घड़ी क्या हुआ, ये एक लाइन क्रिएट हो गई। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बिल्कुल उसी तरह से ये भी काम करती है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। देखो यहाँ सपोर्ट लिया इसने, अब ये फाइनली क्या हुआ, यहां तक आया, सपोर्ट लेना चाह रही थी लेकिन फाइनली इस जगह से इसको तोड़ दिया, फॉल हो गया प्राइस इससे नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये फाइनली सपोर्ट टूट गई। किसकी सपोर्ट, 50 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट टूट गई, जो शॉर्ट टाइम या मीडियम टाइम के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट का काम करती है। तो 50 की मूविंग एवरेज जब हम लगाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर राइट नाउ, पीछे को छोड़ दो, अभी राइट नाउ हमने देखना है कि हमने अगर डिसीजन लेना है तो प्राइस इससे नीचे चल रहा है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर्स काफी ज्यादा हावी हैं, और हमें जब भी डिसीजन लेना है तो सेल का डिसीजन लेना है। तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सेल का डिसीजन लेना है, मूविंग एवरेज ने मुझे बता दिया, तो मेरे को कौन सी चीज चाहिए सेल का डिसीजन लेने के लिए, कौन सा एरिया चाहिए सेल का डिसीजन लेने के लिए, बताओ यार। आप आप ही बताओ सर। रेजिस्टेंस, सिंपल। हमने अभी पढ़ा था ना कि मेरे को अगर सेल का डिसीजन लेना है, पहली बात तो क्यों लेना है, क्योंकि ये एक, पहले तो हम उससे बात कर रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल।
लेकिन अभी क्या है, एक और चीज हमने ऐड कर ली, दैट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर भी मेरे को क्या बता रहा है, अब देखो मेरे पास दो डिसीजन आ गए, पहले एक डिसीजन था, देखो एक पहला डिसीजन नंबर 1 क्या आ गया कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की ये वाली इस टाइप से। ये क्यों ड्रॉ की, एक बार फर्स्ट टाइम, देन ये सेकंड टाइम, दो बार अगर टच हुआ मैंने उठा के लाइन ड्रॉ कर दी। अब फाइनली उम्मीद थी कि ये यहाँ पर आके रुकेगा, सपोर्ट लेगा इस लाइन पे, पर इसने नहीं ली सपोर्ट। अब सपोर्ट नहीं ली तो उसको तोड़ दिया। अब ये काम क्या कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है, कर रही है रेजिस्टेंस का काम। देखो ध्यान से, यस सर, यस ये एरिया में ट्रेंड देखो, लाइन ब्रेक हो गई। इसने इसको टच किया लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसने रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पर। तो हमने पहला डिसीजन तो यहाँ से लिया कि प्राइस फॉल हो रहा है यार, और डाउ थ्योरी में तो यही बोल रही है। ये देखो, ये डाउ थ्योरी अगर यहाँ से मैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई, इसका मतलब ये नया नहीं बना पा रहे। पहला इशारा आ गया, दूसरा इशारा क्या हुआ, लोअर लो क्रिएट कर दिया है, देखो इतना बड़ा। लास्ट फ्लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब पहला चीज हमारे को क्या पता लगा कि हमारा डाउ थ्योरी बोलती है कि इन्होंने हायर हाई का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको तोड़ दिया। दूसरी चीज हमारे को क्या पता लगी कि हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हो गई। तीसरी चीज हमारे को, अगर हमने इंडिकेटर भी ऑन कर लिया तो देखो इंडिकेटर ने भी क्या बता दिया कि 50 की मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तीनों ही केस में हमारे को क्या पता लग गया कि ये सेलर्स हावी हो चुके हैं, तो हमने बायर नहीं बनना, हमने क्या बन जाना है, हमने सेलर बन जाना है। अब सेलर बनने के लिए हमारे को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन चाहिए, सपोर्ट रादर नहीं चाहिए, हमें रेजिस्टेंस लाइन चाहिए। रेजिस्टेंस लाइन एक तो ये वाली आ रही है ट्रेंड लाइन, इसको भी हम बेस बना सकते हैं। एक सेकंड कौन सी आएगी, फिर हॉरिजॉन्टल। सेकंड आएगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए ये वाली अगर मैं बात करूं, ये वाली लाइन, क्योंकि ये लास्ट टाइम इसको टच करके फॉल किया है, इस तरीके से फॉल किया, इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकता हूं। एंड लास्ट चीज क्या है, दैट इज दिस ट्रेंड, दिस मूविंग एवरेज लाइन इज आल्सो रेजिस्टेंस नाउ, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब अगर यहाँ पर कोई कैंडल बन गई, मान लो ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये वाली इस तरीके से, दो तीन कैंडल बनते हुए ये एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ऐसे, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। कोई भी चीज को डबल क्लिक करोगे ना तो आपको ये स्टाइल वाला ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें सिंपली जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कलर की ऑप्शन आ जाएगी हमारे को। लगता है थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं अगर इसे ग्रीन करता हूं, ये वाला ग्रीन करता हूं, तो ये देखो सामने कैंडल क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी सिंपली। और मैं इसको थोड़ा ज्यादा करता हूं तो ऐसे ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, यही चाहिए ना, तो ये बन गया ग्रीन। अगर कोई कैंडल आती है तो बहुत बड़े चांसेस हैं, बहुत बड़े क्यों, एक तो पहली रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, दूसरी रेजिस्टेंस ये ट्रेंड, ये अपनी मूविंग एवरेज की, थर्ड रेजिस्टेंस ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी उसकी रेजिस्टेंस, तीनों चारों रेजिस्टेंस मिलेंगी इसको यहाँ पर। तो प्राइस अगर किसी भी तरीके से यहाँ पहुंचता भी है तो ये एरिया ऑफ सेलिंग बन जाएगा, ये एरिया ऑफ सेलिंग बन जाएगा। हालांकि ये बहुत लेट आना था ये सब कुछ जो आपको बताना था लास्ट चैप्टर में, बट मैं साथ के साथ ही बताता चला जा रहा हूं ताकि आपको इन सब चीजों को जोड़ना आ सके लेटर ऑन। तो ये मूविंग एवरेज का काम होता है कि मेरे को ये पता लग सके कि जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मुझे शॉर्टर मूविंग एवरेज, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले और छोटा कर दूंगा। इसकी सेटिंग में जाऊंगा, मैं डबल क्लिक से भी जा सकता हूं, इसको डबल क्लिक किया तो इसकी सेटिंग खुल जाएगी। अब इनपुट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको छोटा मान लो। अब हर टाइप के आपको ये डिसीजन मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर कि ये वाला ले लो वो वाला ले लो, बट हमें 5, 13 और 26 अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना है, तीन मूविंग एवरेज पे काम करना है, 5, 13 और 26। तो अभी मैं पहले सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लेता हूं, 5, मैंने यहाँ 5 लिखा, स्टाइल यही रहने देते हैं।
और मैं इसको ओके कर देता हूँ स्टाइल में। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये वाला। तो इसको रेडी रहने देते हैं। तो अब रेड वाला ये वाला हो गया, इसको ओके कर दिया। तो ये बन गई 5 की मूविंग एवरेज। सिमिलरली मैं फिर से जाऊंगा एक बार और मूविंग एवरेज पे जाके क्लिक करूंगा। कहाँ जाना है? इंडिकेटर्स के अंदर। यहाँ जाऊंगा, इंडिकेटर्स में जाऊंगा, मूविंग एवरेज लिखूंगा, मूविंग एवरेज सिंपल। दोबारा से क्लिक कर लूंगा और एक बार और क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे को 3 बार चाहिए। तो मैंने इसको बंद किया। अब सेकंड टाइम ये 9 बाय डिफॉल्ट आता है। तो इसकी सेटिंग में जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा। सर ये विदाउट पेड में 2 ही दिखाएगा बस। हाँ, विदाउट में तो 2 ही दिखाएगा। तो वो उसका भी है तरीका, बताऊंगा मैं आपको। इनपुट में जाऊंगा मैं। अब मेरे को 5 के बाद चाहिए 13। ठीक है जी। अब 13 को अगर मैं कलर देना चाहूं, चलो मैं ब्लू रहने देता हूं। और इसको भी थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। 5 के बाद हो गई 13। ठीक है, 5 के बाद 13। वैसे तो मेरा जो तरीका होता है, सबसे पहले छोटी वाली को मैं रखता हूँ ग्रीन। तो इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो आ गया ये सेकंड वाली, ये वाली थी आई थिंक 13 वाली। इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज। ठीक है जी। और लास्ट वाली जो है वो ये है, ये वाली। इनपुट्स, इसको करेंगे हम 26। स्टाइल में जाएंगे, इसको कर देंगे रेड। ठीक है जी। अब क्या चीज क्यों किया मैंने ये? जो सबसे छोटी मूविंग एवरेज है वो कौन सी है? 5। उससे बड़ी 13, उससे बड़ी 26। कहने का मतलब 5 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो सबसे छोटी हमने चूज की है, 5 दिन की। ये है ग्रीन वाली, 5 डेज की मूविंग एवरेज। और उससे बड़ी है 13 की, जो कि है ये ऑरेंज वाली। और फाइनली है 26, जो सबसे बड़ी है। अगर 5 ने 13 को ऊपर से, अब ध्यान से सुनना, 5 ने 13 को, मतलब छोटी ने उससे बड़ी को, अगर ऊपर से काट दिया, नीचे से नहीं ऊपर से काट दिया, इसको बोलते हैं नेगेटिव क्रॉस ओवर। और 13 ने 26 को भी ऊपर से काट दिया, तो ये दोबारा हो गया डबल नेगेटिव क्रॉस ओवर। इसका मतलब प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है। सारी चीजें हमें बोल रही हैं कि प्राइस सेलिंग जोन में है। क्योंकि आपने ये क्रॉस ओवर को बड़े ध्यान से देखना है। देखो, ये ग्रीन वाले ने यहां पर इस एरिया में, ये वाले एरिया में, ये देख रहे हो आप, दिस एरिया, ग्रीन वाली ने ऑरेंज वाली को, अपने से बड़े वाली को ऊपर से क्रॉस ओवर दे दिया, दे दिया। अब फाइनली ऑरेंज वाली ने अपने से ऊपर वाली को ये एरिया में भी क्रॉस ओवर दे दिया। इसका मतलब छोटी ने अपने बड़े वाली से और उसने अपने बड़े वाली से नेगेटिव क्रॉस ओवर दे दिया, तीनों ने एक दूसरे को। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन क्रिएट हो गया। अब प्राइस यहां से भी फॉल कर सकता था, ग्रीन से नहीं किया। ऑरेंज से फॉल करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। फाइनली रेड से चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और रेड को आप देखो ध्यान से, कौन सी जोन है ये देखो, क्या ये एक रेजिस्टेंस जोन नहीं है? है सर। इसको भी डबल क्लिक करते हैं, आराम से शांति से इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। हमें कोई भी कलर चाहिए, हमने येलो कलर कर लिया, इसको दोबारा से हल्का कर देंगे, थोड़ा सा लाइट कर देंगे इस तरीके से। अगर नहीं अच्छा लग रहा पिंक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा ऑरेंज कर दो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप ही के हाथ में है ड्राइंग। लेकिन ये जोन को देखो, ये है क्या? ये वही जोन नहीं है जो अभी हम मार्क कर रहे थे? एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन। आपको ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा अगर इसका कलर चेंज करके हम इसको रेड कर देते हैं। क्योंकि रेड क्या इशारा कर रहा है? रेड इशारा कर रहा है रेजिस्टेंस का। अपने अपने माइंड की गेम है। तो ये रेड जोन जो है वो क्या क्रिएट कर रही है? एक रेजिस्टेंस।
क्या इसी जोन के अंदर ये वाली भी आ रही है मूविंग एवरेज सबसे बड़ी? तो प्राइस यस सर। कोशिश का ऊपर जाने की, ग्रीन तक जाएगा, जा चुका है, नो प्रॉब्लम। और कोशिश करेगा, यहां रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इससे भी ऊपर चला जाता है तो फाइनली इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मुझे बेटर से बेटर डिसीजन लेना है, किसका? सेल का, तो मैं इस जोन तक आने की प्राइस की अगर वेट कर लेता हूं तो मुझे एक बहुत अच्छा डिसीजन मिल जाएगा। किसका? सेल का। बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। पहली चीज तो ये कंफर्म कर लो, मुझे बाय नहीं करना, मुझे सेलिंग करनी है। लेकिन जब कहां जाके, अगर प्राइस मुझे इस एरिया में मिल जाता है तो बहुत अच्छी जगह बन जाएगी, क्योंकि तीन चार चीजें यहां पर इंक्लूड हो रही हैं, जिसमें से कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, और सेकंड रेजिस्टेंस किसकी आ गई? मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस मिल रही है मेरे को यहां पर। और क्योंकि नेगेटिव क्रॉस ओवर है तो डेफिनेटली सेलर्स हावी हैं। तो ये तीन चार चीजों को मिला के मैं अपना डिसीजन लूंगा। इसी में हम अभी और भी चीजें ऐड करेंगे जो कि डिसीजन हमारा और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। लेकिन वो क्या चीजें होंगी वो लेटर ऑन देखेंगे हम। अभी मैं एक एक करके इसको साइड पे करता हूं। ये साइड पे आप देख रहे हो, ये आई बनी हुई है, इसको अगर क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। ये नंबर 1 हाइड हो गई, ये नंबर 2 हाइड हो गई, ये नंबर 3 हाइड हो गई, और ये प्लेन चार्ट बन गया वैसे का वैसा। अगर मुझे सभी कुछ डिलीट करना है तो साइड में डस्टबिन सा बना हुआ है, इसे क्लिक करूंगा तो सारा का सारा चार्ट प्लेन हो जाएगा वंस अगेन। तो ये क्या कर, अभी आज हमने किया क्या है? बेसिकली हमने एक ऐसा इंडिकेटर यूज किया है जो हमारे डिसीजन पे और स्टैंप लगाएगा कॉन्फिडेंस की। डिसीजन लेने का तरीका अभी अभी और रिफाइन करेंगे हम, और चीजों को सीखेंगे। लेकिन जो मेन चीज होती है वो क्या है कि पहली बात, मुझे डिसीजन कौन सा लेना है? अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मेरे को अगर सेल का डिसीजन लेना है तो रेजिस्टेंस लाइन पे लेना है, बाइंग का लेना है तो सपोर्ट लाइन पर लेना है। क्योंकि अभी राइट नाउ ट्रेंड फॉल कर रहा है तो मैं रेजिस्टेंस पे लूंगा। रेजिस्टेंस आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल या फिर एंगुलर रेजिस्टेंस होगी। लेकिन आज एक और चीज हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज मूविंग एवरेज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। हाँ जी गौरव बताइए। सर ये जो मूविंग एवरेज तीनों बताइए, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए या इसमें डे वाले में चल जाएगा ये? शॉर्टर टू मीडियम, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज। अगर मैं इसी को देखो, ये जो मेरे पास निकाली हुई है ना, इसको मैं चेंज करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहीं पर गया, मैं सेटिंग में गया, मैं यहाँ गया सेटिंग में, थोड़ी मेरी नेट की प्रॉब्लम है, सॉरी, एक मिनट रुको। इनपुट में गया, मैंने इसको कर दिया 50। तो बात करते हैं 50, 100 एंड 200। ये किन के लिए होती है? ये सर जिन्होंने ये, बहुत लॉन्ग डिसीजंस हाँ लेने। ओके जी। मैंने सर इसको, क्या बोले सर, आवाज कटी थी बहुत। जिन्होंने इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो यस सर। जिन्होंने लंबे डिसीजन लेने हैं 6 महीने साल के, अच्छा अच्छा। वो बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं। जैसे कि 50 मूविंग एवरेज मैंने एक चूज कर ली, ये मैंने कर ली 50, इसको 50 बना दिया, ये देखो चेंज हो गया। यस। सेकंड वाला जो है इसको मैं कर दूंगा 100। ये मैं गया, इसमें मैंने डबल क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया 100, 50, 100। एंड फाइनली जो लास्ट वाली है, इसमें मैं गया और इसको मैंने कर दिया 200। ये लास्ट है। 200 से ऊपर या नीचे ये लास्ट स्टेज होती है बायर और सेलर की। अगर तो इसके भी नीचे चला जाए, देख रहे हो, इसके भी नीचे चला गया, देख रहे हो, यस। तो बहुत बड़ी सेलिंग जोन में जा चुका है यूरो। बहुत बड़ी सेलिंग जोन में जा चुका है यूरो। लेकिन अभी नेगेटिव क्रॉसओवर होना बाकी है। मैंने आपको क्या बोला था? सबसे छोटी जो मूविंग एवरेज है वो अपने से बड़ी को अगर ऊपर से काटती है। अभी सबसे छोटी कौन सी है? ग्रीन। ग्रीन ने क्या ऑरेंज को ऊपर से काटा है? अभी अभी तक नहीं काटा। नहीं काटा सर। और ऑरेंज ने क्या रेड को ऊपर से काट दिया? अभी तक नहीं काटा। अगर काट जाता तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव क्रॉस होगा। नेगेटिव क्रॉसओवर। इसको डेथ क्रॉस भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। ओके सर। और अगर ये ही इसके ऑपोजिट नीचे से ऊपर की तरफ काटती हैं ये एवरेजेस, तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोल देते हैं या पॉजिटिव क्रॉसओवर बोलते हैं।
अभी फिलहाल की घड़ी जो मेन चीज जो ज्यादा जरूरी है देखनी, वो क्या है? एक तो नेगेटिव क्रॉसओवर बड़े टाइम फ्रेम में 50, 100 एंड 200 का नहीं हुआ, बट इतनी बड़ी मूविंग एवरेजेस की तरफ हमने अभी नहीं जाना। बड़े डिसीजंस को लेने के, देखो है क्या, ये सारी साइकोलॉजी है। मुझे देखना है कि सेलर्स हावी हैं या बायर्स। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मूविंग एवरेज ऑन करूंगा। बहुत बड़ी वाली करने के बाद मेरे को क्या डिसीजन दिख रहे हैं कि यार सेलर्स तो बहुत ज्यादा हावी हैं, इन्होंने 50 को भी तोड़ दिया, 100 को भी तोड़ दिया। जो लास्ट होती है, लास्ट कहते हैं ना आखिरी स्टेज, वो होती है 200 की, इसको भी तोड़ के क्रॉस कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेलर्स हावी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो मूविंग एवरेज सबसे पहले तो ये समझो कि मूविंग एवरेज आज हमने किया क्यों है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिर्फ ये नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ उन लाइंस को या जोन्स को ही बोलेंगे हम, वो अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती हैं। अभी राइट नाउ 200 की मूविंग एवरेज अगर क्रॉस ना हुई एक दिन, एक दो दिन में, ये वाले में, ये अभी तक तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगी और कर भी रही है। देखो यहाँ पर आके प्राइस टच किया और फॉल कर गया, अब दोबारा कोशिश कर रहा है आने की। अब इस एरिया में अगर एक दो दिन के अंदर दोबारा से रेजिस्टेंस लेता है तो एक सेल का डिसीजन बनेगा यहाँ पर। लेकिन इससे अभी हमने शॉर्टर टर्म के अंदर जाना है, इतने लॉन्ग में नहीं जाना। तो शॉर्टर टाइम के अंदर 5, 13 और 26 के डिसीजन पे जाएंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, वो कैसे यूज करना बात की बात है। लेकिन मूविंग एवरेजेस एक तो होती क्या है, सेकेंडली मूविंग एवरेजेस को ड्रॉ कैसे करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम कौन सी मूविंग एवरेजेस को लेंगे? हम मूविंग एवरेजेस को लेंगे 5, 13 और 26। इसके अंदर बहुत अच्छे डिसीजन आएंगे। उसको, उसके क्रॉसओवर को, दो चीजें हमने और सीखी, नेगेटिव क्रॉसओवर एंड पॉजिटिव क्रॉसओवर। सिंपल वर्ड्स के अंदर छोटी मूविंग एवरेज अपने से बड़ी जो हमने चूज कर रखी है, अपने से बड़ी मूविंग एवरेज को अगर ऊपर से कट करती है तो दैट मींस एवरेज घट रही है प्राइस की, तभी कट किया ना। तो 5 अगर 13 को और 13 अगर 26 को ऊपर से कट करती है तो ये होता है नेगेटिव क्रॉसओवर, जो कि डिसीजन देता है हमारे को सेलिंग का। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर नीचे से क्रॉस करती है तो वो है पॉजिटिव क्रॉसओवर, वो हमें डिसीजन देती है बाइंग का। उस केस में क्या बन जाएंगी? यही मूविंग एवरेज बन जाएंगी एक सपोर्ट, तब एक सपोर्ट का काम करेंगी ये। बट राइट नाउ ये क्या काम कर रही हैं? राइट नाउ ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। ज्यादा तो नहीं हो गया आज? कुछ ज्यादा हो रहा है अब सर। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है? टाइम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अच्छे से रिकॉर्डिंग एक बार, दो बार करनी है, सुननी है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो हम चैप्टर से दोबारा कर लेंगे, लेकिन एक चीज को समझ के ही आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं बढ़ना। यस सर सर। एक बार वो बता दो सर, वो